मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अपना न्यू टॉपिक थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन हम इस क्लास में उसको ज़्यादा ही और अच्छे से समझेंगे डीपली। उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अब परमाणु की जब हम बात करते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उनकी खोज किसने की थी हमने लास्ट वीडियो में बताया था किस प्रकार से। और आज जब परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु का जो पहला सिद्धांत था जॉन डाल्टन ने दिया था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या पता चलता है, उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में। तो लगभग सन था 1898। तो 1898 में थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है। चलो ठीक है, ठीक है। जो परमाणु होता है उसकी आकृति कैसे होती है? गोलाकार होती है। और इसमें जो धन आवेशित कण है वो बीच बीच में मौजूद रहते हैं। ठीक है, धन आवेशित कण कहाँ होते हैं? बीच बीच में इसमें मौजूद रहते हैं। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी बीच बीच में भरा होता है, मतलब माइनस वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब परमाणु की आकृति गोलाकार होती है। और उन्होंने परमाणु की त्रिज्या भी बताया था। परमाणु की त्रिज्या क्या थी? तो परमाणु की त्रिज्या उन्होंने जो बताया था, त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, होती है। तो इतनी होती है परमाणु की त्रिज्या, उन्होंने ये बताया। और क्या बताया? परमाणु का आकार गोलाकार होता है, उसके अंदर धन आवेशित कण भी मौजूद होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धन आवेशित कणों को संतुलित रखता है, मतलब पूरे पूरे परमाणु को वो उदासीन बनाए रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जितने ही धन आवेशित कण होंगे, जिन्हें हम बाद में प्रोटॉन कहते थे, ठीक है, जितने ही धन आवेशित कण होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित, तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, जिससे वो दोनों दूसरे क्या करेंगे? बैलेंस बनाए रखेंगे, उदासीन बनाए रखेंगे पूरे परमाणु को। यह था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको एक नाम दिया जाता था तरबूज का मॉडल। तरबूज, आप लोगों ने तरबूज खाया तो देखा होगा, उसके अंदर बीज कहीं भी, कोई फिक्स जगह नहीं है, तो बीज कहीं भी बीच बीच में आपको मिल जाते हैं। वैसे ही थॉमसन ने बताया था किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच बीच में कहीं पे भी रहते हैं, उनकी कोई स्थान फिक्स नहीं है कि कहाँ हो सकते हैं। ऐसा थॉमसन के अकॉर्डिंग था। ओके, तो तरबूज का मॉडल या इसको अपन कह सकते हैं वाटर मेलन, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज का मॉडल भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने जैसे थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन जब हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे अभी, तो हमको बहुत सारी जानकारी परमाणु के बारे में पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की। ठीक है, परमाणु मॉडल भी वही है, नाभिकीय मॉडल भी वही है। यदि हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, जिसे हम सोने की पतली पन्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण पत्र लिया और इस स्वर्ण पत्र पे पतला सा लिया था ना, स्वर्ण पत्र की पतली परत, बहुत ही पतला लिया था, लगभग इतना पतला था वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस पे बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार करी। अल्फा किरण हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब वही अल्फा कण। ठीक है, उसके उन्होंने क्या की? बहुत सारी बौछार करी और बौछार करने पे उन्होंने कुछ चीजों को देखा कि उसमें क्या क्या चीजें पता चलती है। तो एक डायग्राम देखिए जो उन्होंने 9th में भी देखा था कैसे। तो अब हम स्वर्ण पत्र को बना लेते हैं एक गोलाकार आकृति में, क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार करेंगे। ये हमारा मेन स्वर्ण पत्र है, इस पे अल्फा कणों की बौछार करेंगे।
तो हम देखते हैं कि कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण इसमें से क्या होंगे, विभिन्न कोणों पे विचलित हो जाएंगे। और कुछ अल्फा कण क्या होंगे, जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में टकरा के वापस आ जाएंगे। ये हमको पता चला उनके एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, कैसे पता चली कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे बाहर निकल जा रहे थे। कितने अल्फा कण, लगभग 99% अल्फा कण जो थे वो क्या हो रहे थे, बाहर निकल जा रहे थे इसमें से, वापस टकरा के इधर एंगल नहीं ले रहे थे। 99%। यदि हम मान लेते हैं कि हमने लगभग 20,000, ठीक है, 20,000 अल्फा कण लिया, तो 20,000 अल्फा कण में से लगभग 19,800 अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे। सपोज हमने अगर 20,000 अल्फा कण को इसमें टकराया स्वर्ण पत्र पे, तो उसमें से लगभग 19,800 अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे। ठीक है, केवल जो 1%, जिसे हम कह सकते हैं कि 200, यदि इसमें से लेंगे तो 200 कण जो थे वो विभिन्न कोणों पर विचलित हो रहे थे। ठीक है, विभिन्न कोणों पर विचलित हो रहे थे। टकराए निकल गया, टकराए निकल गया, किससे टकराए वो बाद में देखते हैं। ओके, और उनमें से फिर इन 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था, मतलब वो 200 में से एक बोल सकते हैं आप चाहे तो इसे। टोटल यदि हम 20,000 लेंगे, क्योंकि हमने गुजारा कि ना 20,000 गुजारा, तो 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौटा, किसी दिशा में विचलित नहीं हुआ और ना ही सीधे पार भी नहीं हुआ। बात समझ में क्या चीज है, ये कुछ हमने कैलकुलेशन ले लिया, क्योंकि हमको बताना था एक अल्फा कण, कितने अल्फा कणों में एक अल्फा कण सीधे वापस आता है, तो 20,000 में आता है। तो इसी को हमने समझाया कि 20,000 में से लगभग उसका जो 99% भाग है वो खोखले में से बाहर निकल जाता है, उसका 1% भाग टकराता है किसी न किसी चीज से, और उनमें से लगभग, यदि हम 20,000 में से बात करें तो, या फिर 200 में से भी कह सकते हैं, एक अल्फा कण क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट आता है। ठीक है, तो ये बताया हमको रदरफोर्ड ने। तो इससे रदरफोर्ड को क्या निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के बारे में ध्यान देते हैं पहले हम। रदरफोर्ड का निष्कर्ष ये था, पहला पॉइंट, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्यों? क्योंकि 99% भाग तो पूरे 99% जो अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये समझने के लिए आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। बाकी रदरफोर्ड का जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को अपन इसके बाद लिखेंगे, क्या क्वेश्चन बनता है उसका आंसर भी लिखेंगे। ओके, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, ये पता चलता है हमें इससे, खोखला होता है। ओके, आगे चलता है कि क्योंकि 1% कण विभिन्न कोणों पर विचलित हो रहा है, ठीक है, 1% कण विभिन्न कोणों पर विचलित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि परमाणु में कहीं ना कहीं कोई कण है जिनसे अल्फा कण टकराकर विभिन्न कोणों पर मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलिए। तीसरा पॉइंट हमको ये पता चला कि जो अल्फा कण है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये चला कि जो अल्फा कण है उनमें से केवल एक अल्फा कण, 20,000 में से केवल एक अल्फा कण उसी दिशा में वापस लौटता है। 20,000 में से केवल एक अल्फा कण उसी दिशा में वापस लौटता है। तो रदरफोर्ड के सामने ये सारी चीजें थी कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ओके,
परमाणु में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक जिससे अल्फा बीटा मुड़ जाते हैं। ओके, 20,000 में से एक अल्फा कण उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। इतनी चीजें जब रदरफोर्ड को समझ में आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि अब परमाणु के बारे में डीपली एनालिसिस करने के पश्चात, इन एक्सपेरिमेंट के पश्चात उन्होंने कुछ 5-6 पॉइंट रखे अपने। तो रदरफोर्ड के जो 5-6 पॉइंट थे ये क्या आते हैं, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल। तो हमको ये क्वेश्चन करना है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को लिखिए, तो हमको ये क्वेश्चन करना है उसमें। ठीक है, तो अब हम 5-6 पॉइंट को देखते हैं कि रदरफोर्ड ने इसका मिला जुला, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट का भाग था, इससे निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, हम उस चीज को अब देखते हैं। तो रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल में हमको क्या बात जानने मिलती है। पहला पॉइंट ये है कि लिखते हुए जाते हैं बकायदा पूरा, कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया, हमको पता है कि ये परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में हमको प्रोटॉन देखने मिलता है, न्यूट्रॉन देखने मिलता है और बाहर इलेक्ट्रॉन देखने मिलता है। प्रोटॉन में धनावेश होता है, धनावेश उसके नाभिक के अलावा और कहीं पर भी नहीं होता। प्रोटॉन अंदर होता है नाभिक के, उसके अलावा धनावेश कहीं देखने नहीं मिलता है। और जो पूरा किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हमेशा उसके केंद्र पर ही केंद्रित होता है। तो परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था रदरफोर्ड का। नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। तो कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इससे पहले हम लोगों ने परमाणु की त्रिज्या देखी थी कि वो 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर होती है। और अब हम देख रहे हैं नाभिक का क्या, 10⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻15 मीटर ये होती है नाभिक के लिए। मतलब नाभिक का आकार जो होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। यदि परमाणु इतना बड़ा है तो नाभिक केवल इतना बड़ा ही आपको दिखने मिलेगा, नाभिक का आकार। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बताया। तीसरा पॉइंट हम रदरफोर्ड का देखते हैं कि रदरफोर्ड ने तीसरा पॉइंट क्या कहा। उन्होंने ये कहा, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, या वृत्ताकार ऐसे लिखेंगे, वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कक्ष या कक्षा कहते हैं। ठीक है, हमें लगता है ना कि ऐसे कोई नाभिक है तो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, 9वीं 10वीं पढ़ा होगा।
अनियमितकार पथों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ बताया उन्होंने कि नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कक्ष कहते हैं। मतलब ये जो वृत्ताकार पथ है इन्हें हम कक्ष या कक्षा कहते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा 3 पॉइंट रदरफोर्ड के नाभिकीय मंडल का। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और देखते हैं। अब इनको चौथा पॉइंट हम इसका यूज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु उदासीन बना रहता है। ओके, जिससे परमाणु उदासीन बना रहता है। ये पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट 5th पॉइंट इसका हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। हालांकि आप स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, यदि थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल किस प्रकार से, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नाभिक है और नाभिक में होता है प्रोटॉन जिसपे होता है प्लस चार्ज, और बाहर की ओर है इलेक्ट्रॉन जिसपे होता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब किसी भी विद्युत के लिए 2 चीजें होती है, एक प्लस और माइनस चीजें होनी चाहिए। तो ये हो गए स्थिर वैद्युत। हमको पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके, और माइनस माइनस और प्लस प्लस यदि ये आपस में मिलेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो चूंकि ये स्थिर वैद्युत है और इनमें आकर्षण बल पाया जाता है एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, तो इसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इसको रदरफोर्ड ने कुछ इस प्रकार से समझाया था, जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न विभिन्न ग्रह घूमते रहते हैं। पृथ्वी हो गई, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ठीक है, अरुण गरुड़, ये सब जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उन्होंने कंपेयर करके बताया कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे। 6वां पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा कि रदरफोर्ड के अनुसार जिस प्रकार, इस चित्र मिटा देते हैं पहले, रदरफोर्ड के अनुसार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा वर्ड छोड़ के अपन सिंपल बोलते घूमता है, चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो क्या लाइन बन गया कि जिस रदरफोर्ड के अनुसार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ये थे रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के कुछ मुख्य पॉइंट जो मैंने समझा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट हमारा है कि रदरफोर्ड के जो नाभिकीय मॉडल थे, इन्होंने इसमें क्या दोष था। तो 2 से 3 दोष हम इसके पढ़ लेते हैं।
ठीक है, तो रदरफोर्ड की सीमाओं में हम पहला देखते हैं कि परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या, मतलब परमाणु स्थायी नहीं है, उनका कहना ऐसा था। स्थायित्व की व्याख्या उनके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने व्याख्या की थी उनके अकॉर्डिंग परमाणु स्थायित्व था ही नहीं। कैसे? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि किसी परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में घूमते हुए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमता है और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते घूमते ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब अपनी ऊर्जा क्या होता है, निकालते जाता है। यदि वो ऊर्जा निकालते जाएगा तो धीरे धीरे इसकी कक्षा क्या होगी, घटते जाएगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिर जाएगा, तो नाभिक में गिर जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए मतलब परमाणु खत्म, परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये चीज है। तो उनके अकॉर्डिंग ये व्याख्या थी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं वास्तव में। आगे चल के बोलने से दूर किया था क्या है कैसा नहीं। तो क्या लिखेंगे इनके अकॉर्डिंग? अपन ये लिखेंगे हम लोग इसमें कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है या चक्कर लगाता है? घूमता है, चूंकि प्रोटॉन या प्रोटॉन की बात अपन यहां इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि नाभिक में कोई कण है जो धनावेशित है। ठीक है, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति बदलती रहेगी। और वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा और उसकी त्रिज्या कम होते जाएगी, अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनकी जो व्याख्या थी उनके अकॉर्डिंग यही चीज निकला कि परमाणु से समाप्त हो जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। ओके, चूंकि नाभिक धनावेशित है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति बदलती रहेगी, क्योंकि हमको पता है धनावेश ऋणावेश आपस में आकर्षित करता रहेगा। उनके अकॉर्डिंग ऐसा था। और वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, मतलब ऊर्जा को निकालता रहेगा बार बार। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की गति बदलती है, ठीक है, कोई वस्तु की गति यदि बदलते रहती है, ठीक है, किसी वस्तु की गति यदि बदलते रहती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा और उसकी त्रिज्या
कम होती जाएगी, अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह था रदरफोर्ड के अनुसार जो उनकी सीमाओं में आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड की दूसरी सीमा देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कि परमाणु के विविध स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की। ठीक है, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम लिख लो, विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की। स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक प्रकार से रंगों का समूह होता है। यदि स्पेक्ट्रम को समझना है तो सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम जो प्रकृति में पाया जाता है वो होता है इंद्रधनुष। सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष में कई सारे रंग की पट्टी रहती है, 7 रंग की। ठीक है, बेजानी हैप्पी नाला के क्रम से हम याद कर सकते हैं इसको। तो वो लगातार रहती है, वो रंगों को एक प्रकार से जो क्रम देखने मिलता है आपको वो होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, और क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मुख्यतः हम 2 प्रकार से देख ले रहे हैं जो हमको भी इसमें समझने में काम आएगा। एक होता है सतत स्पेक्ट्रम, एक होता है विविक्त स्पेक्ट्रम। सतत कहने का मतलब ये है कि जो रंगों का क्रम है वो लगातार रहेगा, कहीं बीच में गैप देखने नहीं मिलेगा। मतलब आपको एक कलर यहां देखने मिला तो फिर यहां से यहां तक वो कलर है, फिर दूसरा कलर इसी से सट के आ जाएगा। ये सतत में ऐसा होता है। विविक्त में क्या होगा? विविक्त में एक कलर इतना बना हुआ है, देन खाली जगह, फिर दूसरा कलर आएगा। मतलब बीच में ये स्पेस देखने मिल रहा है इसमें, जबकि इसमें किसी का कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम हमको इस प्रकार से लगातार लगातार देखने मिलेगा। विविध स्पेक्ट्रम हमको इस प्रकार से अलग 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 रंगों की पट्टी हमको देखने मिलेगी, अलग अलग, जबकि ये पूरा सटा रहेगा। ये होता है सतत, ये होता है विविक्त। ठीक है, आई होप सतत विविक्त समझ में आ गया, क्योंकि अभी हमको इसी वर्ड का यूज यहाँ करना है। रदरफोर्ड के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन सीधे त्रिज्यीय पथ का यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से त्रिज्या कम करते हुए नाभिक में गिरता है, चूंकि वो लगातार जा रहा है, इस प्रकार से कंटिन्यू जा रहा है, तो उसके मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यू, कोई गैप नहीं। जबकि वास्तविकता ये है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम है हमको वो मिलता क्या है? विविक्त मिलता है। ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये है कि मिलना कैसे चाहिए? सतत मिलना चाहिए। लेकिन मिलता हमको कैसे? वास्तविकता में विविक्त मिलता है। तो इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड ने नहीं की थी। ओके, अब लिखेंगे कैसे इसको वो देख लीजिए। हाँ, तो लिखना है इसमें अपने को परमाणु की व्याख्या नहीं की। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से सतत स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड की व्याख्या से प्राप्त होना चाहिए। जबकि उन्होंने इसे विविक्त स्पेक्ट्रम बताया, जिसकी सही व्याख्या उन्होंने नहीं की। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन से सतत स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड की व्याख्या से प्राप्त होना चाहिए, कंटिन्यू जहां घूम रहा था, क्योंकि जबकि उन्होंने इसे विविक्त स्पेक्ट्रम बताया। जब आपने उसको ऐसा बताया तो फिर आपने विविक्त क्यों बताया? होता तो विविक्त ही है, लेकिन वो रीजन उनका सही नहीं था। विविक्त स्पेक्ट्रम बताया जिसकी सही व्याख्या उन्होंने नहीं की। ये था इसका सेकंड पॉइंट। ठीक है, देन लास्ट इसका थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जो इसका कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने किसी भी प्रकार से परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सके। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या क्या आता है? मतलब लिख सकते हैं हम इसे, रदरफोर्ड ने परमाणु में
नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा से संबंधित कोई व्याख्या नहीं की। उन्होंने जो बताया कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो किस प्रकार से करता है, कैसे करता है, इसकी कोई व्याख्या उन्होंने की। इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है, तो उन्होंने कोई सही पोजीशन नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे स्थित है, उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो यही थी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या, मतलब परमाणु के रदरफोर्ड में 3 सीमाएं थी जिसका हम लोगों ने देखा। इनकी कमियों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन जो करेगा वो बोर का परमाणु मॉडल करेगा, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।